हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे हिंदी उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे। हमारी जो चल रही थी वीडियो हिंदी उपन्यास में, हमने ये देखा था कि हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा कि प्रेमचंद उत्तरकाल, जो प्रेमचंद युग है, उसके बारे में हमने बात करी थी। 3 युग के अंदर बांटा गया है हिंदी उपन्यास को। ये तीसरा जो भाग है हमारी वीडियो का यहाँ पर है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी साहित्य का जो उपन्यास काल है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। देखिए, इस काल में हुआ क्या। इस काल में हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। 1936 से का ये समय है। अब इसमें क्या हुआ कि इस उपन्यास की जो प्रथा है यहाँ पर, हिंदी प्रथा जो ये हिस्सा है तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए यहाँ पर। अब हुआ क्या, कई सारे मनोवैज्ञानिक बदलाव हुए। मनोवैज्ञानिक मतलब आपके जो मन है, जो तन, आपका जो सोच है, नज़रिया है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने को, आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर जो ख़ास तौर पे देखने को मिलेगी वो आपको मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी यहाँ पर। मनोविश्लेषण यहाँ पर क्या है कि जो आपके जो दिमाग की सोचने की जो क्षमता है यहाँ पर, वो बात हम कहते हैं, वो कहलाती है यहाँ पर मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति। यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको सोचना है, उसके बारे में आपको हल निकालना है कोई, तो वो प्रवृत्ति कहलाती है आपकी मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। इसमें यहाँ पर क्या हुआ, एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदय भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य बन गया था यहाँ पर। यानी कि जो उपन्यासकार हैं उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कोई एक पात्र ले लिया, कोई एक कैरेक्टर को ले लिया, उसको कई हिस्सों के अंदर कई तरह से उससे काम दिए। मतलब उपन्यास के अंदर कई सारे उसके रोल दिखाए गए एक ही इंसान के, और फिर ये दिखाया गया कि जब ये परिस्थितियाँ उस पर आन पड़ती हैं तो वो कैसे व्यवहार यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस काल के अंदर किन किन विषयों के ऊपर विशेषताएं यहाँ पर क्या रही। अब देखिए, जो प्रेमचंद उत्तर काल है, जो हमारा यहाँ पर है कि जो प्रेमचंद युग है, और जो उससे पहले का जो युग यहाँ पर युग जो कहलाएगा, पूर्व प्रेमचंद युग कहलाएगा, उसमें और इस युग के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि ऐतिहासिक जो हमारे उपन्यास हैं वो लगभग धूमिल ही हो जाते हैं यहाँ पर। यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेंगे। यारी हो, जासूसी हो, प्रेमाख्यान हो, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे उपन्यास कि आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इस युग के अंदर। शायद ही कुछ इतिहास उपन्यासकार हों उन्होंने लिखे हों, वरना मुख्यतः जो खास उपन्यासकार हैं उन्होंने इनको लिखा ही नहीं है यहाँ पर। तो कौन कौन से उपन्यास की यहाँ पर शैलियाँ लिखी गई, यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई विशेषताएँ जो थी, तो ये थे पहले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक बरकरार रहा वैसे के वैसे ही। फिर आता है यहाँ पे साम्यवादी, आंचलिक आदि। इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है हिंदी साहित्य में फ्राइड के जो पश्चिमी साहित्य जो मनोविज्ञान मतलब जो हम कहेंगे कि विचारक हैं उनकी सोच से लिया गया है यहाँ पर। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक इंसान है वो किन किन परिस्थितियों के अंदर कैसे कैसे वो व्यवहार करता है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इन उपन्यासों के ज़रिए से। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे उपन्यास इसके अंदर होते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है उपन्यास के अंदर बता दिया है मैंने कि इंसान कैसे वैसे व्यवहार करता है यहाँ पर, ये चीज़ें। तो बहुत सारे उपन्यास हैं, सबके बारे में बता सकते नहीं हैं हम, तो कुछ खास जो उपन्यासकार हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला यहाँ पर आता है जैनेन्द्र जी। ठीक है, जैनेन्द्र जी ने कौन कौन से यहाँ पर उपन्यास लिखे, परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास इन्होंने लिखे थे। फिर दूसरे यहाँ पर उपन्यासकार आते हैं इलाचंद जोशी। अब देखिए, ये बता दिया है मैंने आपको कि फ्राइड और एडलर के ज़रिए से हमने ये चीज़ें अपनाई हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास हिंदी के अंदर। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं इलाचंद जोशी के, वो है सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी और जहाज़ का पंछी। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं और ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। कुंठा और जो ग्रंथियाँ मतलब जो इंसान के अंदर की सोच समझ है वो चीज़ों को दिखाया गया है इन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अंदर। अज्ञे जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर, एक जीवनी, ये इनका प्रमुख उपन्यास यहाँ पर है। कथा वस्तु की दृष्टि से न उसमें कोई कथा है और न ही घटना का तारतम्य है इन उपन्यासों के अंदर, इसलिए इसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है। केवल व्यक्ति विशेष द्वारा
अतीत की घटनाओं का विश्लेषण मात्र यहाँ पर किया गया है उपन्यासों के अंदर। फिर हमारे पास आते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास वही उपन्यास है जिसमें सामाजिक बुराइयों को दिखाया गया है। यहाँ पर जो समाज के अंदर बुराइयाँ व्याप्त थी हमारे, तो इसमें क्या क्या हो सकता है भाई। यहाँ पर बहुत सारे उपन्यासकार हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती आदि। अब देखिए इनके कौन कौन से यहाँ पर उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते व भूले बिसरे चित्र, इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। अमृत और विश्व व नाच्यो बहुत, गोपाल अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास को लिखा है। अंधेरे बंद कमरे व अंतराल, इसको लिखा है मोहन राकेश साहब ने। फिर आता है सारा आकाश उपन्यास, इसको लिखा है राजेश यादव ने। कमलेश्वर का प्रसिद्ध यहाँ पर उपन्यास जो है काली आंधी है। मनु भंडारी ने क्या क्या लिखा, महाभोज आपका बंटी। कृष्ण सोबती ने लिखा है यहाँ पर जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये इनका मुख्य उपन्यास है। यहाँ पर इसी युग के अंदर हम जो देखते हैं वो साम्यवादी उपन्यास भी में देखने को मिलते हैं। साम्यवादी जो उपन्यास है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा का ही एक रूप है। साम्यवाद में यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि समाज में दो वर्ग विशेष होते हैं। एक तो होता है सर्वहारा, दूसरा जो होता है वो बुजुर्गवा वर्ग होता है। यहाँ पर बुजुर्गवा वर्ग वो होता है जो धन संपत्ति के अंदर लीन हुआ हुआ, बिल्कुल मतलब अमीर वर्ग है, कंपनियों का फैक्ट्रियों का मालिक है। और सर्वहारा वर्ग वो होता है जो सब जगह से हारा हुआ होता है, इसका हर कोई शोषण करता है यहाँ पर। और ये गरीब वर्ग होता है, मजदूरी जगह से कुछ पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी जो है, यानी कि जो आजीविका है उसको वो चला रहा होता है। तो ये चीज़ के अंदर होती है यहाँ पर। अब ये देखिए इसमें क्या क्या हुआ। अब ये चीज़ भारतीय इतिहास के अंदर क्यों आई, ये भी देखने वाली बात है। ये भारतीय हम देखते हैं उपन्यास में इसलिए आई कि उस समय जिस समय की मैं बात कर रहे हैं 1936 के बाद भारत के अंदर जो कार्ल मार्क्सिज्म जो था, जो मार्क्सवाद था, उसने भी जड़ पकड़ी। और यही जो हम देखने को मिलता है कि भारत के अंदर मार्क्सवादी पार्टीज़ हैं, जो सोच के विचार के जो लोग हैं आज भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं, बहुत सारों का जिक्र हम नहीं कर सकते, कुछ खास का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। इसमें आते हैं यशपाल ने कौन कौन से लिखे। पहले उपन्यासकार ख़ास तौर पे यही हैं, पार्टी कॉमरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता और झूठा सच आदि इनके उपन्यास हैं यशपाल के। इसमें क्या दिखाया गया है झूठा सच देश के अंदर, इसमें दिखाया गया है कि विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा प्रदेश में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। इसके अत्यधिक अगर हम देखें इसके अतिरिक्त कौन कौन से उपन्यासकार हैं, भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा है यहाँ पे मशाल, सती मैया का चौरा ये भी है। और फिर आता है रामेश्वर शुक्ल आंचल ने लिखा है छठती धूप, उल्का नई इमारत, मरु प्रदीप। ऐतिहासिक उपन्यास है यहाँ पर ये इनके। सॉरी ये तो यहीं पर हो गया, ये मिक्स हो गया इसके अंदर। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि प्रेमचंद उत्तर के बाद बहुत ही कम उपन्यास आपको देखने के मिलेंगे, शायद ही किसी ने लिखा हो, बहुत ही कम उपन्यासकारों ने लिखा है वरना नहीं लिखा है इसको। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर जो ऐतिहासिक हैं वो क्या क्या होता है। इतिहास में ये है कि जो हमारा इतिहास बीता है, जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम याद कर रहे हैं अपने, और जो समाज के अंदर जो लोग हैं उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं उस चीज़ से, इतिहास का बखान कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से उपन्यास यहाँ पर ख़ास तौर पे आते हैं वो है विंदरलाल वर्मा, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीन ही ख़ास तौर पे यहाँ पे हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका यहाँ पर उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। राहुल सातकरियायन का यहाँ पे उपन्यास है जय ध्येयो धोये योद्धे और सिंह सेनापति। ये इनके यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि गणतंत्र की भूमिका बनाकर दिखाया गया है इसके अंदर। यशपाल का है दिव्या भी, इसका उपन्यास है। यशपाल जो है यहाँ पर साम्यवादी जो उपन्यासकार इसमें आते हैं। चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधु, ये इनका उपन्यास है। गोविंद बल्लभ पंत का है अमिताभ नामक उपन्यास में गौतम बुद्ध की जीवन की कथा को दिखाया गया है। ये इतिहास इसमें जो उपन्यास है यहाँ पर आ गए ऐतिहासिक उपन्यास में। फिर आते हैं यहाँ पर प्रयोगशाली उपन्यास। ये प्रयोगशाली उपन्यास जो है बिल्कुल ही अलग तरह से हटकर है। ये जो मनोवैज्ञानिक हमने कहा कि भाई विश्लेषण वाले जो उपन्यास थे उनका ही एक अलग सा रूप है यहाँ पर। इसमें क्या किया गया है कि उपन्यास के ऊपर मतलब हम कहेंगे कि जो अलग तरह से उसके ऊपर प्रशिक्षण किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है इसके अंदर। तो इसमें कुछ यहाँ पर
खास उपन्यासकार कौन कौन से हैं? धर्म भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं, उनका उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इसमें क्या दिखाया गया है? अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में पिरोने की प्रयास किया गया है कि एक अलग अलग, मतलब उपन्यास के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पात्र हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सबको मिलाकर एक उपन्यास बना दिया गया है। ये इस तरह से इसमें काम किया गया। अब अलग अलग उपन्यासकार हैं, अलग अलग उपन्यास है, तो उसने जो अपने प्रयोग हैं बिल्कुल तरह से उन्होंने करे हैं यहाँ पर। अब दूसरा यहाँ पे जो उपन्यासकार आते हैं, हमारे गिरधर गोपाल ने लिखा है चांदनी का खंडर, केवल 524 घंटे कथा को अपने प्रयास में विषय बनाया। मतलब ये लिखा गया है चांदनी के खंडर जो 24 घंटे के अंदर हुआ, उसके ऊपर इन्होंने लिख डाला है। वरना उपन्यास जो होता है काफ़ी लंबे समय पर लिखा जाता है, काफ़ी लंबी कहानी लिखी जाती है, उसके अंदर कई दिन दिखाए जाते हैं उसके अंदर। इसमें क्या करा उन्होंने, सिर्फ 24 घंटे में पूरी घटनाओं का वर्णन उन्होंने कर दिया है अपने उपन्यास के अंदर। दूसरा यहाँ पर आता है 11 सपनों का देश, एक ऐसा उपन्यास जिसमें अनेक जो लेखक है उन्होंने इसको लिखा है, ये भी एक अलग से प्रयोग किया गया है इसके अंदर। फिर आता है इंच मुस्कान, इसको कौन कौन से जो साहित्य उपन्यासकार उन्होंने लिखा है? राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने इसको मिलकर लिखा। वरना जो उपन्यास जो होता है वो आमतौर पे जो एक उपन्यासकार होता है वही लिखता है इसको, तो ये इसलिए कहलाते हैं यहाँ पे प्रयोगशाली उपन्यास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जो उपन्यास है सोया हुआ जल, इसमें क्या दिखाया गया? एक सराय में ठहरे हुए व्यक्ति की एक रात की ज़िंदगी का वर्णन है। महज एक ज़िंदगी, एक मतलब जो एक रात है उसका। यहाँ पर क्या था कि जो 24 घंटे थे उसमें ही दिखा दिया गया था इसके अंदर। अब यहाँ पे से जो एक रात है उसका कर दिया गया है जिक्र यहाँ पर। ये जो उपन्यास है क्या दिखाता है? औद्योगिकरण। आज का उपन्यास आधुनिक युग बोध का उपन्यास है। ये उपन्यास औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकरण, बौद्धिकता एवं पश्चिम विचारधारा से प्रभावित है। दियाला उपन्यास लिखा गया है सोया हुआ जल। इसके जो अलग से यहाँ पे देखते हैं उपन्यासकार कौन कौन से हैं, वो हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, कृष्ण सोबती, नरेश मेहता, भीष्म साहनी आदि इसके खास उपन्यासकार हैं प्रयोगशाली उपन्यासकार शैली के। फिर हमारे पास आता है जो आखिरी हमारा यहाँ पे होने वाला है, वो है आंचलिक उपन्यास। जो आंचलिक उपन्यास है यानी कि ये आंचल से निकल कर आया है, गांव देहात के जो ज़िंदगी है वो इन उपन्यास के अंदर दिखाई गई है कि समाज, जो गांव की परिस्थितियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं गांव की, जो माहौल होता है गांव का, वो दिखाया गया है इस उपन्यास के अंदर। इसकी शुरुआत होती है 1950 के अंदर, और जो पहला जो उपन्यास देखने को मिलता है वो लिखा होता है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिनका नाम है, जो कि इनका उपन्यास इसका नाम होता है मेला आंचल। ठीक है, तो ये कहानी कहलाती है मेला आंचल में। क्या करा इन्होंने? ज़मींदार किसान के संघर्ष को दिखाया गया है कि किसान है, वो ज़मींदार किसान है, ज़मीन उसकी अपनी खुद की है, और वो उसको संघर्ष कैसे करना पड़ता है खेती वेती करने के अंदर, तो वो दिखाया गया है इसको। इसमें क्या करा है लेखक ने? इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया ज़िले के गाँव मीरगंज को आधार बनाकर उपन्यास कथानक का ताना बाना बुना है। मतलब जो प्लॉट है, जो जगह दिखाई गई है वो असली है और उसके ऊपर ही ये कहानी लिखी गई है। फिर आता है परिकथा। इसमें क्या दिखाया है? ये भी इन्होंने ही लिखा है, इसको क्या पे कहते हैं, इन्होंने स्वतंत्र भारत के से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है, जैसे ज़मींदार प्रथा का अंत, नेताओं का स्वार्थ, प्रलय, भूमिदान आदि। और जो कुछ इनके दूसरे जो उपन्यास है वो है दीर्घमता, जुलूस, कितने चौराहे आदि। ये इनके उपन्यास यहाँ पर रहते हैं। ये थोड़ी हमने गलत लाइन डाल दी है यहाँ पर, ये अलग से कैटेगरी भी हो सकती है और कई जगह पे इसको नहीं माना जाता फ़िलहाल तो ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। हमारे हिंदी उपन्यास का विकास, उद्भव किस तरह से हुआ। तो ये जो पूरा मैंने बनाया है सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दूसरे के अंदर, ताकि ज़रूर देख सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम हिंदी के किसी अन्य विषय पे। और इसके अलावा हिंदी के अलावा भी मैं दूसरे जो विषय है, हमारा पॉलिटिकल साइंस होता है, हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में बनाता हूँ मैं वीडियो। इतिहास हो अपना, या चाहे फिर इतिहास में हम 3 हिस्से होते हैं, आधुनिक इतिहास होता है, मध्यकालीन होता है और जो एशियंट होता है, वो 3 में बनाता हूँ मैं वीडियो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जो इंग्लिश लिटरेचर है मेरी वीडियो आपको उस पर भी मिल सकती हैं, तो ज़रूर जाके आप चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।